हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम अभिनव खंडेलवाल है और आज मैं आप लोगों से क्लास 11th के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है कैश बुक। इसमें मैं आप लोगों से कैश बुक से रिलेटेड सारी बातें करूंगा, कितने टाइप्स की हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो जब मैं आपसे कैश बुक की बात करूंगा बच्चों, तो कैश बुक का मतलब ही ये हुआ कि सबसे पहले तो ये एक सब्सिडरी बुक होती है। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, जिनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो सारी चीजों को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करती। क्योंकि अगर वो सारी चीजों को जर्नल में रिकॉर्ड करेगी तो जर्नल बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगी और बहुत ज्यादा बोरिंग भी लगेगी और हम उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो बड़ी बड़ी फर्म्स सब्सिडरी बुक्स बनाती हैं, यानी अपार्ट फ्रॉम जर्नल और अदर बुक्स भी बनाती हैं, जिनमें से कैश बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक में जो पहली है वो है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। तीसरी है, जो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और लास्ट है आपकी पेटी कैश बुक। तो अब अगर मैं बात करूं सिंगल कॉलम, तो सिंगल कॉलम का मतलब सिर्फ एक कॉलम होता है, यानी कि ओनली कैश कॉलम। इसमें हम पैसा आया या गया वो रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम का मतलब दो कॉलम हो गए, यानी कि कैश एंड बैंक कॉलम। तो पैसा कितना आया और पैसा कितना गया वो तो रिकॉर्ड करेंगे ही, अपार्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। ट्रिपल कॉलम में हम बात करते हैं कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। एंड डिस्काउंट कॉलम, मगर ये अब मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो नॉट कवर्ड अंडर द सिलेबस। एंड पेटी कैश बुक का मतलब फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए हम एक और बुक बनाते हैं जिसका नाम है पेटी कैश बुक। तो मेरे बच्चों, आज आपसे मैं इस वीडियो में जो बात करने जाऊंगा वो दो मेन बुक्स के ऊपर बात करूंगा, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। जिसमें एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है वो है डबल कॉलम। एग्जाम में इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं बच्चों, और यही जनरली एग्जाम में दी जाती है। लेकिन उससे पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी पढ़ लें। तो चलिए बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें एक ही कॉलम होगा बच्चों। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ की जरूरत तो नहीं है लेकिन कुछ टीचर्स बनवाते हैं तो हम भी बना देते हैं, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। ये है बच्चों मेरा फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड। आप लोग भी इस फॉर्मेट को जल्दी से बना लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में।
अब मेरे बच्चों हमें करना क्या है इसमें, बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये एक रियल अकाउंट होता है, कैश बुक सिंगल कॉलम। रियल अकाउंट का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये वाली साइड जो होती है ये डेबिट होती है, और ये वाली साइड जो होती है राइट वाली, इसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज नोन एज द क्रेडिट साइड। आई विल फॉलो द रियल अकाउंट रूल, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया आपने उसे क्या कर दिया मेरे बच्चे, क्रेडिट कर दिया। इसमें कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए, तो अब इसमें सिर्फ हम बात क्या करेंगे, कोई भी छोटा मोटा स्टूडेंट एनसीकेजी का अगर मैं उसको भी बोल दूं बेटा ये लिखना है तो उसको समझ में आ जाएगा। बात क्या करनी है, जो पैसा आया वो रिकॉर्ड करना है, जो पैसा गया वो रिकॉर्ड करना है। अब अगर कोई ट्रांजेक्शन जिसमें ना पैसा आया ना गया, वो इस सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या बोला, अगर आपका कैश आ रहा है तो आप किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। और अगर आपका कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आप उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करें। जैसे अगर मैं कहता हूं कैश रिसीव फ्रॉम राम 1 लाख, तो आप उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। वेरी गुड, पैसा आया। और सपोज ये काम 1 जनवरी को हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप कैश बुक बना रहे हैं तो अंदर आप कैश कभी नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि पैसा किसकी वजह से आया। इधर जो आइटम शुरू होते हैं वो टू से होते हैं, और इधर जो आइटम शुरू होते हैं क्रेडिट साइड में वो बाय से होते हैं। तो आपको पहले पैसा किसकी वजह से मिला, आपको पैसा मिला किसकी वजह से, राम की वजह से, 1 लाख रुपए। अब मैं कहता हूं आपने सैलरी पे करी 2 जनवरी को 30,000 रुपए, पैसा गया बच्चों, बाय सैलरी 30,000 रुपए। आपने मुकेश को पेमेंट करा 20,000 रुपए 3 जनवरी को। अब अगर आपने मुकेश को पेमेंट करा तो पैसा गया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 20,000 रुपए। आपने कैश सेल करी 1 लाख रुपए, और आपने सेल करी, पैसा आया या गया बच्चों, आया। वेरी गुड। टू सेल्स 1 लाख रुपए। आपने कैश परचेज करी 50,000 रुपए 5 जनवरी, बाय परचेजेस 50,000। तो मेरे बच्चों बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों से क्या बोला, आपको क्लियर दोबारा कर देता हूं। मैंने बहुत सिंपल सी भाषा में आपको ये समझाया कि जो भी पैसा आया उसको आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो भी पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा। अब मैं अगर टोटलिंग की बात करूं तो टोटलिंग भी बहुत सिंपल है। आप डेबिट का टोटल पहले रफ में निकालिए और फिर क्रेडिट का। तो डेबिट का टोटल अगर मैं रफ की बात करूं तो 2 लाख आ रहा है, और क्रेडिट का टोटल ये रफ में करना है, आपका 1 लाख आ रहा है। तो बड़ा टोटल क्या है बच्चों, डेबिट वाला। तो 2-3 लाइनें छोड़िए और अमाउंट वाले कॉलम में जो बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ लिख दीजिए, 2 लाख। अब अगर 2 लाख में से 2 लाख पैसा आया था, रुपए आए थे, इसमें से 1 लाख चला गया, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, इधर ही बचा क्रेडिट साइड में, ये साइड कम थी, 1 लाख बचा। और बैलेंस हमेशा मंथ के लास्ट में निकाला जाता है, January 31। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई या नहीं। इसी को हम कहते हैं आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद आप लोगों से मैं बात करता हूं डबल कॉलम कैश बुक। तो अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं डबल कॉलम कैश बुक, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। डबल कॉलम कैश बुक का अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो अब इसमें दो कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स। एलएफ का तब बनाइएगा जब स्कूल में टीचर्स कराएं, इसकी कोई नीड होती नहीं है। अमाउंट कैश और अमाउंट बैंक, दो कॉलम आपके बना रहा हूं मैं, तो इसको देखते। ये आपकी डेबिट साइड हो गई बच्चों। अब डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कैश और अमाउंट बैंक, ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई। तो जैसे मैंने आपको वहां बताया था सिंगल कॉलम में, बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। अभी मैं पहले फॉर्मेट बना लूं, फिर आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। ये डेबिट साइड खत्म और अब ये क्रेडिट साइड चालू। तो मेरे बच्चों, ये भी एक रियल अकाउंट का रूल फॉलो करके हम करेंगे। रियल अकाउंट कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट साइड है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारी कौन सी साइड है, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कैश का और बैंक का बैलेंस अगर इंक्रीज होगा तो आप इसे डेबिट साइड में लिखेंगे, बिल्कुल वही जो आपने पीछे पढ़ा था। और कैश का और बैंक का बैलेंस अगर डिक्रीज होगा, मैंने प्लस लिख दिया गलती से, अगर डिक्रीज होगा तो आप उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करना है, जब आपका बैलेंस बढ़ेगा। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करना है, जब आपका बैलेंस कम होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक के बैलेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप उसे डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, अब इसमें इतना आसान भी नहीं है जितना आपको ये लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो बात करते हैं, सम नोट साथ में बनाइएगा अपने। इंपॉर्टेंट टर्म्स related to डबल कॉलम कैश बुक। नोट्स जरा प्रॉपर बनाएंगे आप लोग। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो बात मैं आपसे करूंगा कॉन्ट्रा एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्रीज, CONTRA। देखिए कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है, ये वो एंट्रीज होती हैं जिसपे बैंक और कैश पर साइमल्टेनियसली अफेक्ट पड़ता है। अपने नोट्स बनाते रहिएगा, जिसमें बैंक और कैश पर साइमल्टेनियसली अफेक्ट पड़ता है। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है बच्चे, साथ साथ एक चीज का बैलेंस बढ़ेगा और एक चीज का बैलेंस कम होगा। मतलब दो तरीके की कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। कितने तरीके की, दो। या तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का बैलेंस कम होगा, या फिर कैश का बैलेंस बढ़ेगा और बैंक का बैलेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा। ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, सिर्फ दो ही हो सकती है। अब पहली वाली क्या हो सकती है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने बैंक में पैसे जमा करे तो भाई आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया और आपका कैश का बैलेंस कम हो गया। या आपने दूसरी वाली क्या होनी चाहिए बच्चों, सोच लो, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के लिए आपने कैश बैंक से विड्रॉ करा। अगर आपने कैश बैंक से विड्रॉ करा सिर्फ ऑफिस के लिए, तो आपके बिजनेस में पैसा आया और आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो आप लोगों को समझना चाहिए,
और मैं यहां लिख देता हूं नोट कैश विड्रॉल या विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक is not a contra एंट्री। अगर आप पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकालें तो आपका बैंक का बैलेंस तो कम होगा बच्चों, बैंक बैलेंस कम होगा, मगर आपका कैश का बैलेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका कैश बिजनेस में नहीं आया, आपका कैश कहाँ गया, घर गया। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्रीज वो होती हैं जिसपे साइमल्टेनियसली अफेक्ट पड़े। अब इसे कैश बुक में कैसे लिखें, ट्रीटमेंट इन कैश बुक, तीनों बताऊंगा बच्चों में। फॉर्मेट आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कैश और अमाउंट बैंक, और इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कैश और अमाउंट क्या बच्चों, बैंक। ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। चलिए पहली बात करते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश का बैलेंस कम हुआ। बढ़ा तो डेबिट साइड में आएगा, कम हुआ तो कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। अब अगर कैश आपने डिपॉजिट करा बैंक में, सपोज 10,000 रुपए, तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस क्या हो गया, कम। पहले तो यही लिख लेना बच्चों, ये बात समझ में आई, बैंक का बैलेंस बढ़ा और कैश का बैलेंस क्या हुआ, कम हुआ। ये आप लोगों की कॉन्ट्रा एंट्रीज है, क्योंकि साइमल्टेनियस फर्क पड़ा है। तो एलएफ वाले कॉलम में सी आप लिखकर उस पर सर्किल कर देंगे, ये मतलब कॉन्ट्रा एंट्रीज, और ये करना कहां पर है, सी वाले कॉलम में ही। अब इधर आपने बैंक कॉलम में लिखा है तो बैंक का नाम तो नहीं लिख सकते। बैंक बैलेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने पैसे जमा करे थे। और कैश बैलेंस क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने वहां से बैंक से पैसा निकाला, बैंक में पैसे क्या करा बेटा, सॉरी, जमा करा। पॉइंट समझ में आया या नहीं, ठीक है। मैंने बोला जिस कॉलम में आप लिखोगे उसका नाम मत लिखना, आप उसकी अपोजिट चीज का नाम जरूर लिख सकते हैं। भाई बैंक बैलेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि मुझे मालूम चला कि मैंने कैश जमा करा था। कैश क्यों कम हुआ, क्योंकि मैंने बैंक में पैसे जमा करे। सही है। दूसरा, ये फर्स्ट वाली थी। अब अगर मैं दूसरी वाली प्लेस करूं, कैश बैलेंस मैंने बैंक से विड्रॉ करा तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया 10,000 और बैंक का बैलेंस क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। साइमल्टेनियस अफेक्ट, तो ये भी मेरी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब आप लोग सोच लो, ये कैश कॉलम में लिखा है तो इधर क्या लिखूं, ये बैलेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने पैसा कहां से निकाला, बैंक से। और बैंक बैलेंस क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने ये पैसा निकाला है, कैश निकाला। पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर आप बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा 10,000 रुपए निकालते हो, यानी थर्ड वाली एंट्री, पर्सनल यूज के लिए निकालते हो, तो 10,000 रुपए बैंक बैलेंस कम होगा। आप यहां लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स, बट ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि बिजनेस में पैसा नहीं आया है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए अगली बात करते हैं बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ चेक इन डबल कॉलम कैश बुक। कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में चेक का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो फॉर्मेट पहले बाद में बात करते हैं, फॉर्मेट तो आप अवेयर ही हो। इसमें सिचुएशंस हैं बेटा। सिचुएशन नंबर 1,
भाई चेक क्या होता है ये तो सब वाकिफ हो। अब मान लेते हैं आपने मुझे आज चेक दिया और मैंने आज सेम डे उसे बैंक में जमा कर दिया, तो चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे। कस्टमर से चेक मिला और मैंने सेम डे बैंक में जमा कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या मेरा सेम डे मेरे हिसाब से बैंक बैलेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा? आप बिल्कुल ठीक हैं कि हाँ, हमारा बैंक बैलेंस सेम डे बढ़ गया। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कैश, अमाउंट बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कैश और अमाउंट बैंक। तो बच्चों मुझे सपोज करिए जनवरी 1 को, ये डेट है, चेक मिला था 1 लाख रुपए का और मैंने सेम डे बैंक में जमा कर दिया। तो जनवरी 1 लिखूंगा मैं, 1 लाख रुपए अपना बैंक बैलेंस तुरंत बढ़ा लूंगा। और मैं क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं कस्टमर का नाम लिखूंगा उस अंकल के हिसाब से, उस अंकल की वजह से मेरा बैलेंस क्या हुआ बेटा? बढ़ गया। ठीक है बच्चों। अब सिचुएशन नंबर 2 पर आते हैं। मैं ऊपर लाइनें छोड़ दे रहा हूं क्योंकि उसी में मैं सारी सिचुएशंस को कैंसिल शो कर दूंगा। चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर is deposited on next day or any other day। मतलब आज मुझे चेक मिला लेकिन आज मैंने बैंक में जमा नहीं करा, मैंने उसे कभी और जमा करा। तो मेरे बच्चों जैसे आज आपने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में नहीं जमा करा, तो मैं उस चेक को अपने लिए बोलता हूं चेक इन हैंड। क्या बोलता हूं बेटा? चेक इन हैंड। आपने मुझे जनवरी 1 को चेक मैंने रिसीव करा था और मैंने बैंक में डिपॉजिट करा जनवरी 5 को, चेक डिपॉजिट। ये चेक डिपॉजिट करा जनवरी, कब करा? 5 में। तो मैं जनवरी 1 में कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे जनवरी 1 को चेक जो मिला था बट मैंने उसे जमा नहीं करा था। 1 में ना तो मेरे कैश बैलेंस पर कोई फर्क पड़ा, ना मेरे बैंक बैलेंस पर। मेरा बैंक बैलेंस कब अफेक्ट हुआ? जनवरी 5 को। ये ध्यान रखना, 1 लाख रुपए जनवरी 5 को अफेक्ट हुए। और अब कस्टमर की वजह से नहीं, क्योंकि कस्टमर ने तो 1 को चेक दे दिया था, मैंने चेक इन हैंड बोला था उसको, तो जनवरी 5 को मैंने चेक इन हैंड जमा करा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कभी और जमा करते हो तो आप किस नाम से दिखाना? चेक इन हैंड के नाम से। ठीक है बच्चों। सिचुएशन नंबर 3, आज मुझे चेक मिला लेकिन मैंने वो चेक किसी और को इंडोर्स, मतलब किसी और को दे दिया। आपने मुझे चेक दिया, मैंने अपने सप्लायर को वो चेक दे दिया। इंडोर्समेंट ऑफ चेक कहते हैं इसे। तो मैं लिख देता हूं सिचुएशन 3, ये सिचुएशन 2 का है ट्रीटमेंट। चेक इंडोर्स, मैं बात कर रहा हूं कि मैंने चेक को क्या करा बच्चों? इंडोर्स, किसी को दे देना। ठीक है बच्चों। तो ये डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि चेक मिला, मैंने बैंक में जमा ही नहीं करा, ना तो कैश पर फर्क पड़ा ना बैंक पर फर्क पड़ा। तो ये डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैं इसका रीजन लिख देता हूं, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन डबल कॉलम कैश बुक, इन डबल कॉलम कैश बुक। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? क्योंकि नाइदर द कैश और बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग नॉर द कैश और बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग। रीजन आप लोग लिख लेना, इसीलिए मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं करा। अब बच्चों मुझे जो चेक मिला था, अगर वो डिसऑनर हो जाए, जैसे कस्टमर से चेक मिला था
और वो 1 लाख रुपए का चेक बैंक में कभी भी जमा करा, वो डिसऑनर हो गया, तो मेरा बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो मैं इधर लिख दूंगा, और मैं लिखूंगा किसकी वजह से, बाय कस्टमर की वजह से। कोई भी सिचुएशन हो चेक का, अगर वो डिसऑनर हो जाएगा बैंक में जमा करा हुआ, तो मैं उसे यहीं पर लिखूंगा January 6। ये चेक क्या है बेटा, डिसऑनर हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी। तो आज आपको बस यही देखना है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ जरूर मिलता हूँ।